Okay, as we said, we'll be today talking about genetics. The word genetics, it was given by Pattison. It was given by scientist Pattison. There are two words we generally use. One is heredity and one is variation. जब हम heredity की बात करते हैं तो heredity का मतलब होता है transmission of characters from parent to offspring. So transmission of characters from parent to offspring, that is what we call as heredity. Variations की जब हम बात करते हैं तो variation होते हैं जब कुछ slight differences individual में आते हैं, तो individual of the same species but they have differences, like son is slightly different from the father, that is what is variation. So we can say individuals of same species have differences and these differences we call it as variation. If we talk about these things, if we talk about the heredity, we talk about the variation, together these are studied under genetics. So the branch of biology that is dealing with the heredity, with the variation is genetics. Now we come to another scientist, Gregor John Mendel, who we call as father of genetics, because he was the person who did all the experiments on pea plant, and he was the first person to give us so much about the heredity and genetics. Then we will also talk about Morgan, who is known as the father of experimental genetics. Morgan worked on Drosophila fruit fly. We'll be talking about that. So we will first start with the वर्ड वेरिएशन. जब मैं कहती हूँ वेरिएशन, तो वेरिएशन दो तरह की हो सकती है. इट कैन बी सोमैटिक वेरिएशन और इट कैन बी जर्मिनल वेरिएशन. जर्मिनल मतलब जर्म सेल्स में, मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है तो वो जर्मिनल वेरिएशन. अगर सोमैटिक की हम बात कर रहे हैं तो दे आर नॉन इनहेरिटेबल, ट्रांसफर नहीं हो रही हैं ये वेरिएशंस. लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं दे वुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी. अब जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, तो हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो बात आती है फैक्टर्स. देयर आर सर्टेन टर्म्स वी वुड बी यूजिंग. तो एक वर्ड होता है फैक्टर्स, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. दीज फैक्टर्स वर लेटर कॉल्ड एज जीन्स. पहले इनको नाम दिया गया फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स. देन दे वर कॉल्ड एज जीन, और जीन टर्म जो है वो किसने दी थी? जोहानसन ने दी. मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर और एलिमेंट. अब जब हम जीन की बात करते हैं तो हम अलील्स की भी बात करते हैं. अब अलील्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन या कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन. जैसे हम कहते हैं, मेंडल ने जैसे अल्फाबेट से डिनोट किया था कि अगर टॉल प्लांट है जो कि एक डोमिनेंट फैक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से. डॉफ है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से. तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन. द टर्म अलील, अगर इसकी बात करें तो ये किसने दिया था? ये पैटिसन ने दिया. अब हम दो टर्म्स यूज करते हैं, होमोजाइगस. जैसा मैंने बताया कि करेक्टर या ट्रेट जो है वो टॉल है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, और अगर वो डॉफ है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से. तो व्हेन बोथ आर सेम, बोथ आर हैविंग द सेम अल्फाबेट, तो ये जो है कंडीशन उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं. तो होमोजाइगस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूंगी कि अ जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग द आइडेंटिकल फैक्टर्स. कि सपोज हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में पोलन ग्रेन होता है हैविंग द मेल गैमीट एंड द एग इज द फीमेल गैमीट. तो पोलन ग्रेन कैपिटल टी कैरी कर रहा है और एग भी कैपिटल टी कैरी कर रहा है. तो जब ये फ्यूज होंगे तो जाइगोट जो बनेगा उसमें दोनों ही कैपिटल टी आएंगे. Then it is a homozygous condition. But if pollen grain or the having the male gamete, pollen grain के अंदर male gamete है और वो male gamete अगर small t कैरी कर रहा है, egg
कैपिटल टी कैरी कर रहा है, तो जाइगोट में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएंगे. दिस इज द heterozygous condition. If both are different, then it is heterozygous. If both alleles are same, then it is homozygous. Beside this, there are other terms. जैसे हम बात करते हैं phenotype. Phenotype का मतलब होता है the external or the morphological appearance. देखने में कैसा appear हो रहा है. और एक वर्ड होता है जीनोटाइप, दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वेदर इट इज कैपिटल टीटी, इट इज स्मॉल टीटी. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मेंडल्स वर्क. जब हम मेंडल की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं. ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी, और बोटेनिकल नेम इज पाइसम सटाइवम. Why did he choose P? कुछ रीजन थे जो उसने P को चूज किया, क्योंकि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. और जो फ्लावर्स होते हैं वो, अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर बताएं तो उसमें जो बड़ी पेटल होती है स्टैंडर्ड होती है. देयर आर 2 पेटल्स व्हिच आर विंग्स, एंड देन देयर आर स्मॉल 2 पेटल्स, इनर पेटल्स व्हिच आर फ्यूज्ड टुगेदर, व्हिच इज नोन एज द कील, एंड दे हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो एनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इट इज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर. तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है, बट इवन द क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी कंडक्टेड. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कंडक्ट किया जा सकता है. शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं. और मेंडल ने जो इस पे वर्क किया था वो 7 years तक ही वर्कड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट, एंड बेस्ड ऑन दिस ही हैड गिवन सर्टेन लॉज. और उसने जो क्रॉस किए थे दे वर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. जब हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख लेते हैं. तो कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड जो था, जो पॉड का मतलब है कि जो फ्रूट है उसकी शेप, पॉड का कलर, सीड का कलर और सीड की शेप. अब इसमें भी हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव. तो वो जो अपने को F1 या फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज डोमिनेंट. द अदर वन इज रिसेसिव. जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो अगर टी आता है तो प्लांट टॉल होता है. अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी वो टॉल होता है, क्योंकि कैपिटल टी ने ड्रॉप वाले को मास्क कर दिया. तो F1 में जो अपने को एक्सप्रेस कर पाता है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन सा होगा? वॉयलेट डोमिनेंट होगा, रेड डोमिनेंट होगा. द रिसेसिव इज व्हाइट. फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सियल पोजीशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है, टर्मिनल जो है वो रिसेसिव होती है. शेप की बात करें पॉड की तो इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड या जो पिचका हुआ है वो रिसेसिव होगा. पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है. सीड कलर में इट इज अपोजिट, येलो इज डोमिनेंट बट द ग्रीन इज रिसेसिव. राउंड इज डोमिनेंट एंड व्हाइट रिंकल्ड इज रिसेसिव. अब अगर इनको हमें डिनोट करना है तो हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसके अल्फाबेट चूज करते हैं एंड स्मॉल अल्फाबेट में रिसेसिव दिखाते हैं. जैसे वॉयलेट कलर, अगर हम कह रहे हैं एक वॉयलेट फ्लावर को क्रॉस कर रहे हैं तो वी विल टेक कैपिटल वी, and for white we will take small v. Similarly with the red color, capital R लेंगे और recessive में हम क्या लेंगे? स्मॉल r. recessive हमेशा जो भी डोमिनेंट है उससे हम चूज करेंगे, उसका स्मॉल अल्फाबेट लेंगे. अब यहाँ पे अगर एक्सियल है तो नेचुरली कैपिटल ए आएगा और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए आएगा. इन्फ्लेटेड वाले में हम जनरली एफ यूज करते हैं, मतलब इट इज फुल, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल एफ यूज होता है. सिमिलरली यू कैन डू विद अदर्स. ग्रीन में कैपिटल जी आ जाएगा, येलो में कैपिटल वाई आ जाएगा, राउंड में कैपिटल आर आ जाएगा और स्मॉल अल्फाबेट्स वुड बी यूज फॉर द रिसेसिव वन. अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करते हैं. मोनोहाइब्रिड मतलब उसने एक कैरेक्टर को कंसीडर किया था और क्रॉस कराया था. फॉर एग्जाम्पल ही टुक अ टॉल प्लांट एंड ही क्रॉस्ड इट विद अ डॉग. And before doing this, he had prepared pure lines. Pure lines का मतलब क्या होता है कि उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया फॉर जनरेशंस, जब तक कि उसे ये बिल्कुल वो श्योर नहीं हो गया कि एवरी टाइम ही डिड अ सेल्फ पॉलिनेशन तो टॉल प्लांट ही शो हो रहा है. इट वॉज नॉट शोइंग एनी अदर करेक्टर. तो प्योर लाइन्स
या ट्रू लाइन्स जिसको हम कहते हैं, रेफर्स टू वन दैट हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड दे शो अ स्टेबल ट्रेट एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल ईयर्स। तो उसने बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया जिससे कि एक स्टेबल करेक्टर आ जाए, और इस तरह से उसने 14 ट्रू लाइन्स प्रिपेयर की। 14 ट्रू लाइन्स किसकी प्रिपेयर की? क्योंकि उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, तो हर करेक्टर के लिए उसने एक प्योर लाइन क्रिएट की। कि जैसे वॉयलेट अगर उसे चाहिए था तो उसने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब उसे यकीन हो गया कि हर बार वॉयलेट ही आ रहा है, तो दैट मीन्स इट वॉज अ ट्रू breeding line, the one that has undergone continuous self pollination and it is showing a stable trait. So we were talking about monohybrid. तो मोनोहाइब्रिड में टॉल प्लांट को डॉफ के साथ जब उसने क्रॉस कराया, दीज वर द पेरेंट्स। तो गैमीट्स कौन से होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड व्हेन ही क्रॉस्ड ही फाउंड that all were tall. So F1 generation में सब tall आए, and for F2 he crossed the what he obtained in F1, he crossed them, self pollination किया, और he found that अगर गैमीट्स ये हैं तो रिजल्ट क्या आया उसके पास? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। दैट मीन्स अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो उसके पास 3 उसे टॉल दिखाई दिए, 1 उसे डॉफ दिखाई दिया। दैट मीन्स ही गॉट अ रेशो ऑफ 3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीन्स में एक होमोजाइगस था, 2 हेटेरोजाइगस थे। ये होमोजाइगस टॉल था, ये हेटेरोजाइगस टॉल थे, एंड 1 वाज होमोजाइगस डॉफ। तो जीनोटिपिक रेशो जो उसका था वो था 1:2:1। So this was his monohybrid cross, और monohybrid cross के उस पे उसने 2 laws दिए। Now we'll just discuss what were the laws. So on basis of monohybrid he gave 2 laws. One was law of dominance, another was law of segregation. So what does law of dominance mean? That in F1, one which is dominant would express itself. It would mask the recessive one. The dominant factor would express itself. Okay, so I was telling you about law of dominance, जो कि first law है। तो law of dominance जो है वो क्या कहता है कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, या जीन्स जो हम बोल रहे हैं फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में आकर होते हैं। और डिसिमिलर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वन वुड डोमिनेट ओवर द अदर। तो एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, जो रिसेसिव होगा वो मास्क हो जाएगा। When we come to law of segregation, what does it state? This is the second law, और ये लॉ क्या कहता है? पेरेंट्स जो हैं उनके पास 2 अलील्स होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम these alleles would segregate। अगर कैपिटल टी है तो हमने बात की गैमीट बनेगा तो उसमें एक ही टी आएगा, दोनों टी नहीं आएंगे। तो गैमीट would have one of the alleles. So the law states that though the parents contain 2 alleles during gamete formation, alleles of one would be transferred to the gamete। gamete में केवल एक ही जाएगा, तो segregate हो रहे हैं ये during the formation of the gametes। Now we'll be talking about dihybrid cross। डाईहाइब्रिड का मतलब है यहाँ पे एक करेक्टर कंसीडर किया था, मोनो हाइब्रिड में 1 character was considered, dihybrid 2 characters are considered। For example, tall and red, the parent with tall and red was crossed with dwarf and white। तो gametes क्या बनेंगे? Naturally TR, PR, and here it would be small t and r। तो जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 में इट वुड बी ऑल टॉल एंड रेड, क्योंकि टॉल और रेड जो है वो डोमिनेंट है। अब F2 में क्या होगा? जब इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी इनटू, तो जो गैमीट्स बनेंगे, नाउ पेरेंट्स आर दीज विच आर द F1। अब गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, गैमीट में कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर हो सकता है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर हो सकता है। सिमिलरली द गैमीट्स वुड बी फॉर्म्ड हियर, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हम पुनेट स्क्वायर मेथड से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप इसको बना सकते हो। अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, दीज आर द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर ये इसके साथ क्रॉस होगा तो इट वुड बी कैपिटल टी एंड आर आर। आई विल जस्ट जॉट इट डाउन, दिस विद दिस। इसको इसके साथ करेंगे, अब इसको अगेन इसके साथ करेंगे, तो टी टी आर आर।
तो सिमिलरली विल डू फॉर एवरी गेमीट. नाउ वी नीड टू काउंट. अगर हम कहते हैं टॉल रेड, टॉल व्हाइट कितने आ रहे हैं, डॉफ रेड कितने आ रहे हैं, डॉफ व्हाइट कितने आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम टॉल रेड काउंट कर लेते हैं. तो अगर ये देखो तो ये टॉल रेड है, ये भी टॉल रेड है, ये भी टॉल रेड है, दिस इज ऑल्सो टॉल रेड. कैसे पता चल रहा है हमें कि अगर एक भी कैपिटल प्रेजेंट है तो इट इज टॉल और एक भी कैपिटल आ रहा है तो इट इज रेड. दिस इज ऑल्सो टॉल रेड. ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्मॉल आर आ रही है. ये भी टॉल रेड है, ये नहीं हो सकता. देन this is also tall red, this is also tall red, then tall red. अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आर टॉल रेड. और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं. अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपको टॉल रेड सारे पता चल जाएंगे. अब नेक्स्ट इज टॉल व्हाइट. तो विल सी कितने टॉल व्हाइट है. ये टॉल व्हाइट है, ये टॉल व्हाइट है. दिस इज नॉट टॉल क्योंकि दोनों स्मॉल टी आ गए हैं. ये भी नहीं है, ये टॉल व्हाइट है. तो कितने हुए 1 2 3. अब हम देख लेते हैं कि डॉफ रेड कितने हैं. तो दिस इज डॉफ रेड, देन दिस इज डॉफ रेड एंड दिस इज डॉफ रेड, मतलब 3 है. अब लास्ट हम देख लेते हैं टॉल व्हाइट, डॉफ व्हाइट. डॉफ व्हाइट केवल लास्ट वाला है, दैट इज 1. तो फिनोटिपिक रेशो जो है वो यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ, 9:3:3:1. तो दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 लॉज किए थे. मोनोहाइब्रिड में क्या थे 2 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जब मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने जो लॉ अब दिया डाईहाइब्रिड क्रॉस से एसोसिएटेड, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ द लॉ इज बेस्ड ऑन dihybrid cross. Of independence states that if more than 2 characters are considered, then one character does not affect the other character. जैसे हमने tall और red की बात करी तो tall red को इफेक्ट नहीं कर रहा, कलर को इफेक्ट नहीं कर रहा, और कलर tall वाले को इफेक्ट नहीं कर रहा. They are not affecting one another. So law of independent assortment is based on डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूंगी, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. जो सेग्रीगेशन होगा, जो सेपरेशन होगा अलील्स का, they would not affect one another. Okay, so we have talked about monohybrid cross, we have talked about dihybrid cross. सबसे पहले बात करती हूँ मैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की. एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस. अब ये क्या होते हैं, टेस्ट क्रॉस होता है जब F1 प्रोजेनी को, जो F1 में आया है उसको हम क्रॉस करते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट. जैसे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी हमने किया तो F1 में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इसको अगर इसके साथ क्रॉस किया जाता है तो देन इट इज अ टेस्ट क्रॉस. तो मैं करके भी बता देती हूँ आपको कि जब हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, F1 में हमारे पास आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद द. तो F1 में जो हमारे पास आया है उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब स्मॉल टी के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी एंड टी. ये इस तरह से आप क्रॉस करा सकते हो. ये गैमीट्स होंगे. तो इसको आपने क्रॉस कराया तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो अगर आप इसका रेशियो देखो तो 2 ऐसे वाले आए हैं और 2 डॉफ वाले आए हैं. तो रेशियो यू कैन राइट 2:2 और इट इज 1:1. तो अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें तो टेस्ट क्रॉस में मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या होता है, 1:1. और अगर हम डाईहाइब्रिड की बात करें, इसमें आपसे रेशियो पूछा जाएगा. अगर हम डाईहाइब्रिड की बात करते हैं तो जो हमारा F1 वाला है इट इज टॉल एंड रेड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. फॉर रिसेसिव पेरेंट दैट इज स्मॉल टी आर के साथ आपने अगर क्रॉस कराया तो इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर. इसके क्या बनेंगे, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर. ये गैमीट्स बनेंगे. और अगर इस वाले का देखें तो क्या बनेगा, टी एंड आर, एक ही गैमीट बन सकता है. तो इसको क्रॉस कराओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर. सिमिलरली हियर वी क्रॉस दिस. तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो इट इज 1:1:1:1:1. सब एक एक फॉर्म हो रहे हैं. तो डाईहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो 1:1:1:1 होता है.
अब अगर हम बैक क्रॉस की बात करते हैं तो बैक क्रॉस होता है कि व्हेन द F1 is crossed with any parent, it is not necessarily with the recessive, it is with the any of the parent. और जब हम टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं, it is a, we can say टेस्ट क्रॉस is a special type of बैक क्रॉस. बैक क्रॉस के जैसा ही है, क्योंकि बैक क्रॉस में भी हम पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं, इसमें भी हम पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, बट हम रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हैं. तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस. और दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय मेंडल. ये मेथड किसने डिवाइस किया था? मेंडल ने डिवाइस किया था. क्यों डिवाइस किया था? टू डिटरमिन वेदर द डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस. तो फाइंड आउट करने के लिए कि होमोजाइगस है या हीट्रोजाइगस है, तो he had devised a method. So it is known as the test cross, because it is the testing whether it is homozygous or whether it is heterozygous. phenotype कैसा है. अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो है एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ. मेंडल ने कुछ लॉज दे दिए, लेकिन देयर वर सर्टेन एक्सेप्शन टू दीज लॉ. तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो पहला एक्सेप्शन जो है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. व्हेन वी से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इट इज अ फिनोमिना इन विच phenotype of the F1 hybrid do not resemble any of the parent. जो F1 में आता है वो किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा. अब ये किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल्स जो हैं, डॉग फ्लावर है और स्नैपड्रैगन और एंटीरीनियम. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ. 4 o'clock फ्लावर, इन सब में देखने को मिलता है. इनमें क्या होता है कि जब क्रॉस किया जाता है बिटवीन रेड फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स, तो जो F1 में आता है वो पिंक फ्लावर्स आते हैं. तो क्रॉस कैसा होता है? क्रॉस वुड बी सिमिलर. रेड इज क्रॉस्ड विद व्हाइट, तो F1 में क्या आएगा? इट वुड बी गैमीट्स ये बनेंगे, और इनको क्रॉस करोगे तो सब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से आएंगे. लेकिन ये रेड होने की बजाय क्या होते हैं? F1 में सारे पिंक आते हैं. तो ये किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहे, ना व्हाइट को ना रेड को. तो इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट. और जब सेल्फिंग कराई जाती है आर आर इंटू आर आर, तो गेमीट्स क्या बनेंगे? तो क्या क्या आ रहा है? रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, अगेन पिंक आ रहा है और व्हाइट आ रहा है. तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या है? एक रेड है, 2 पिंक है, एक व्हाइट है. इट इज 1:2:1. और अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें, जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो आर आर मतलब कैपिटल आर दैट इज होमोजाइगस रेड. कितना है? 1 है. हीट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? 2 है. और होमोजाइगस व्हाइट कितना है? 1 है. तो जो रेशियो है वो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोटिपिक रेशियो और वी आर टॉकिंग अबाउट जीनोटिपिक रेशियो, दोनों में कितना है? 1:2:1. तो यहीं पे आपको एक्सेप्शन दिख गया. मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने किया था तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1. लेकिन यहाँ पे हमें क्या रेशियो मिल रहा है? दोनों ही 1:2:1 मिल रहे हैं. तो इट इज एन एक्सेप्शन टू Mendel's law. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना इन विच 2 alleles would express themselves independently when present together in an organism. जैसे कि हम ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, हम AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो A और B दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं. तो वो फिनोमिना जो होता है जिसमें दोनों अलील्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोडोमिनेंस. तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग का है. अब ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट हैज अ शुगर पॉलीमर ऑन इट्स सरफेस. उसके सरफेस पे एक शुगर पॉलीमर होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक शुगर पॉलीमर होता है, and that is controlled by this gene, that is I gene. और ये जो जीन आई है, it has 3 alleles. इसके 3 alleles हैं. कौन कौन से alleles हैं? IA, IB and small I. The alleles A and B, these are dominant and small I is recessive. And this does not produce any sugar. Small I कोई sugar produce नहीं कर रहा है. A और B जो हैं वो sugar produce करते हैं.
तो ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में इन 3 अलील में से कोई 2 अलील्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन विल हैव each person, if we are talking about, he will possess any 2 of the 3 alleles. जैसा हमने बोला ए और बी कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं आई के ऊपर. अब अगर आई बी और आई प्रेजेंट होगा तो बी ही अपने को जो शुगर होगी आरबीसी के ऊपर वो बी वाली होगी, क्योंकि आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है. लेकिन अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों तरह की शुगर प्रोड्यूस होगी. बोथ आर डोमिनेंट, तो एक साथ अपने को एक्सप्रेस कर देंगे. दैट इज व्हाट इज को डोमिनेंस. तो अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो आरबीसीज हैव if we are talking about how many genotypes are possible, तो टोटल जो है 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल होते हैं ह्यूमन में. और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप 4 होते हैं. कौन कौन से हैं? ए बी एंड ओ. और जीनोटाइप कौन से हैं? अगर ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इट कैन बी इन दिस वे और इट कैन बी इन दिस फॉर्म, क्योंकि अगर आई के साथ प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा, आई रिसेसिव है. सिमिलरली बी में ये हो सकता है या पॉसिबिलिटी ये हो. ए बी की हम बात करें तो ए की पॉसिबिलिटी है और ओ की बात करें तो ए की. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो जीनोटाइप कितने हैं? 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं. ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 ब्लड ग्रुप है. तो ये हमने बात की को डोमिनेंस की. अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, एक्सेप्शन ही चल रहा है अभी, ठीक है. तो हमने एक्सेप्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, हमने को डोमिनेंस की बात की. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो की है पीलियोट्रॉपी. अब जब मैं कहती हूँ पीलियोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक सिंगल जीन प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन 1 फिनोटाइप. पीलियोट्रॉपी मीन्स अ सिंगल जीन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 फिनोटाइप. जैसे एक एग्जाम्पल हम पी गार्डन पी में पढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स एंड शेप ऑफ द सीड. तो अ सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग दीज 2 कैरेक्टर्स इन पी प्लांट. तो जीनोटाइप फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो इसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन में और स्मॉल बी. अगर कैपिटल बी है तो सीड कैसे होंगे? राउंड सीड होंगे एंड दे वुड हैव लार्ज स्टार्च ग्रेन. इफ वी टॉक अबाउट हेटेरोजाइगस कंडीशन, अगेन क्योंकि कैपिटल बी आ गया है तो राउंड ही सीड्स होते हैं, लेकिन इनमें जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो इंटरमीडिएट. और स्मॉल बी भी आया है तो दिस इज रिंकल्ड एंड इट हैज स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स. तो अगर हम साइज को देख रहे हैं तो इट इज फॉलोइंग द मेंडल्स लॉ. लेकिन अगर हम स्टार्च ग्रेन्स को देखें, क्रॉस बना के देख लेते हैं. अगर ये पेरेंट्स हैं तो F1 में तो ऐसा आएगा, तो दैट मीन्स राउंड एंड इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स. लेकिन अगर F1 को वापस क्रॉस किया जाता है, सेल्फिंग की जाती है, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? इट वुड बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी. दैट मीन्स अगर शेप की बात करें तो 3 राउंड और 1 रिंकल्ड है, तो रेशो हो गया 3:1. बट अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्च ग्रेन्स की, तो स्टार्च ग्रेन्स लार्ज हैं, 2 इंटरमीडिएट कंडीशन है और 1 स्मॉल कंडीशन है. तो जो फिनोटिपिक रेशो है 1:2:1 है. तो फिनोटिपिक रेशो का अगर हम स्टार्च ग्रेन के अकॉर्डिंग देखें तो रेशो 1:2:1 है. और जीनोटिपिक रेशो अगर आप देखते हो तो इट इज फॉर शेप इट इज 1:2:1, क्योंकि एक होमोजाइगस है, 2 हेटेरोजाइगस हैं और एक होमोजाइगस है. एंड सिमिलर वुड बी फॉर द स्टार्च ग्रेन. तो अगर स्टार्च ग्रेन में आप देखो तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम है. और ये कब होता है? जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये वाली जो शेप वाला चीज है वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है. तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन और इट्स प्रोडक्ट, बट वो डिपेंड कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर फिनोटाइप और द जीन फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट. अब इसमें अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल जो इसमें दिया जाता है पीलियोट्रॉपी में, वो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या दिया जाता है. ये एक डिसऑर्डर होता है विच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन. किसमें हो रहा है म्यूटेशन? जीन में होता है, विच इज कोडिंग. ये जीन
क्या कोड कर रहा है? ये एक एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें ये म्यूटेशन हो जाएगा, दे विल शो हेयर स्किन पिगमेंटेशन एंड दे विल आल्सो शो मेंटल रिटार्डेशन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं पीलियोट्रॉपी के, जहां एक जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वेदर इट इज फॉर पी और वेदर इट इज इन फिनाइल कीटोन यूरिया। तो हमने तीन चीजें तो डिस्कस कर ली। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, पीलियोट्रॉपी डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सेप्शन विच इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसा वर्ड ही बता रहा है, पॉलीजेनिक मतलब मोर देन वन जीन। तो अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। इट वाज गिवन बाय गेल्टन, जिसने कहा कि ट्रेट्स आर कंट्रोल मे बी कंट्रोल्ड बाय 3 और मे बी कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, एंड ऐसे ट्रेट्स को हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर का। ह्यूमन स्किन कलर जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पिगमेंट प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, और क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इज ड्यू टू 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स. Quantity is due to A, B and C gene. These are the polygenes. अगर सब dominant condition में है तो we say the skin is dark. अगर सब recessive condition में है तो skin is white or it is light. And if they are in heterozygous condition, so it is of intermediate color, which is also known as mulatto. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो total 8 allele combinations are possible, and genotype कितने possible हैं? Genotype 27 genotypes are possible. You can find, अब ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? अगर मुझे अलील्स करने हैं, नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो होता है फॉर्मूला यूज करते हैं हम 2 to the power n. तो ये जो 2 to the power n है, इट इज फॉर टाइप ऑफ गैमीट्स या फिनोटाइप के लिए. n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ heterozygous. तो अगर 3 heterozygous हैं तो इट वुड बी 2 to the power 3, तो इट वुड बी 8. और अगर हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फाइंड आउट करने हैं तो वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज 3 to the power n. अगेन n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने पढ़ा कोडोमिनेंस, हमने पढ़ा पीलियोट्रॉपी जहां पे सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था. अब हमने बात की पॉलीजेनिक की, और लास्ट हम बात करेंगे अब मल्टीपल अलील. इसमें अगर और एग्जांपल देना है तो वी कैन आल्सो टॉक अबाउट अनदर पीलियोट्रॉपिक इफेक्ट इन द जीन. आप एग्जांपल दे सकते हो सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे एक सिंगल म्यूटेशन हो जाती है अमाइनो एसिड की 6th पोजीशन में बीटा चेन में, और वो कंट्रीब्यूट करता है टू फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन. और ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है ये लेस ऑक्सीजन कैरी करता है एंड इट प्रोड्यूसेस डिफॉर्म्ड आरबीसी. तो इसमें जो जीन है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है. अगर HbA है तो इट इज अ नॉर्मल. इफ इट इज इन heterozygous कंडीशन तो ये कैरियर फॉर्म में है, और अगर HbS है तो डिजीज्ड है. तो heterozygous स्टेट में हम ये कहते हैं कि वो मलेरिया रेजिस्टेंट भी होता है. ये इसका एक पॉजिटिव चीज होती है कि जिनके heterozygous कंडीशन होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता. लेकिन अगर homozygous कंडीशन में है तो वो लीथल होता है. इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. देन कमिंग टू मल्टीपल एलील्स. मल्टीपल एलील मतलब कि बहुत सारे जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो वन जीन बट इट हैज 3 अलील्स पॉसिबल. तो वो एक मल्टीपल अलील का एग्जांपल हो गया, जहां पे हमने अभी बात की थी IA, IB एंड I. These are the alleles. तो ये एक मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है, बट ओनली 2 would be present in the human beings. तो ABO is an example of multiple allele. So these are all exceptions of Mendel's work. एक्सेप्शन टू मेंडल्स वर्क. अब इसके बाद एक चीज और बताऊंगी कि अगर हम बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये ज्यादा
स्प्रेड नहीं हो पाए क्योंकि कम्युनिकेशन जो उस टाइम पे था वो बहुत डिफिकल्ट था। उसका जो स्प्रेड था वो ज्यादा दूर तक नहीं हो पाया। उसकी जो अप्रोच थी उसमें वो मैथ्स यूज कर रहा था जो लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी, एंड ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द फैक्टर्स। तो उसका वर्क इतना फेमस नहीं हुआ, और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे दे वर बिजी विद द डार्विन्स थ्योरी। तो देयर वाज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ। तो रीडिस्कवरी उसकी कब हुई, मेंडल के लॉज की, इन 1900, एंड इट वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट, Dieveris, Lorentz and Schickmark. These were the scientists who worked independently and they came to the same conclusion and they rediscovered the Mendel's law. यहाँ पे हम एक थ्योरी की भी बात करते हैं, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय सटन बोवेरी। उन्होंने क्या कहा, क्या पता किया उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, एंड दे हैव द alleles which are again in pairs on the homologous chromosomes, and the sperm and the ova have or get haploid number of chromosomes, and when they would use, the diploid number would be restored. When you are studying about the chromosomal theory of inheritance, we can also compare the chromosome and gene. chromosome और gene को अगर आप compare करते हो तो chromosome जो है वो pairs में होते हैं, genes भी pairs में होते हैं। chromosome segregate कब करते हैं? At the time of the gamete formation, and one pair would be transferred to the gamete. क्रोमोसोम कब सेग्रीगेट कर रहे हैं? At time of gamete formation. और gamete में one pair, they would get one of each pair, only one of each pair. जो pair है उसमें से कोई एक जाएगा इनके पास। और जो genes हैं they would segregate similar. कब segregate करते हैं genes? At the time of the gamete formation. और gamete में कोई एक ही जाएगा of the pair. So we can say only one of each pair is transmitted to the gamete. जो pair है उसका कोई एक gamete में ट्रांसफर होगा। हम कह सकते हैं कि जब क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, they segregate independently of each other, and similar is the case with genes. The pair here would also segregate independently. तो हम जब इनका comparison करते हैं तो we see that they show similarity. The chromosome and gene show similarity. Now this chromosomal theory, which was given by Sutton Boveri, the experimental verification of this theory, it was given by Morgan. Morgan का मैंने आपको बताया, he is known as the father of experimental genetics, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, and he worked on, किस पे एक्सपेरिमेंट्स किए? He worked on Drosophila melanogaster, which is commonly known as the fruit fly. और क्यों उसने इसको चूज किया? Because it could be easily grown on simple artificial medium in the lab. easily grow कर सकते थे लैब में artificial media पे। लाइफ साइकिल जो इसकी थी, इट वाज अराउंड 2 वीक्स। एक ही मेटिंग से, सिंगल मेटिंग जब कराते थे फ्लाइज में, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी कुड बी ऑब्टेन्ड from single mating, and it had 4 pair of chromosome which differ in size, and there was also a sex chromosome. One out of this was sex chromosome, जैसे कि humans में होता है XXXY. So all these characters, due to all these characters, he chose fruit fly for his experiment, and he did lot of experiments on these. Morgan carried out various dihybrid crosses with Drosophila and with the genes that were sex linked, that is the genes were present on the X chromosome. And working on this, he could explain linkage and recombination. So I'll talk about these two. Morgan ने chromosomal theory दी of linkage. He said that genes are arranged on chromosome in a linear fashion, and the strength of linkage word ही show कर रहा है, linkage मतलब एक दूसरे से linked है, और ये strength जो है ये किस पे डिपेंड करती है? On the distance between them. तो strength of linkage जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? It is inversely proportional to distance. अगर distance कम होगा तो linkage ज्यादा होगा, अगर distance ज्यादा होगा तो linkage कम होगा, and it is also inversely proportional to crossing over. Crossing over कब ज्यादा होती है? जब linkage कम होता है। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया
किया था। किसमें किया था उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस? ड्रोसोफिला में। He chose two characters, one was body color and another was the eye color. When he crossed a yellow body and a white eye female, this is represented by W, he crossed it with a male which was brown body, which is represented by Y plus, and red eye, that is W plus male. और जब ये जो Y plus या W plus हम कह रहे हैं, these are the dominant characters. तो जब उसने येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस किया ब्राउन बॉडी रेड आइड के साथ, तो F1 जनरेशन में ही गॉट ऑल ब्राउन एंड रेड आई। लेकिन जब उसने F2 किया तो ही फाउंड दैट देयर वाज 98.7% पेरेंटल, पेरेंट के जैसा, एंड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेंस। अब ये रिकॉम्बिनेंस का क्या मतलब है कि जब हम मेंडल का रेशियो लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 9:3:3:1, हमने क्रॉस किसको किया था? टॉल रेड वाज क्रॉस्ड विद डॉफ व्हाइट। तो हमारे पास 9 कैसे आए? टॉल रेड आए। 1 कैसा आया? डॉफ व्हाइट आया। तो मतलब ये दोनों जो थे ये पेरेंट को रिजेंबल कर रहे, बट यहाँ पे क्या आया? टॉल व्हाइट एंड डॉफ रेड। तो पेरेंट तो ऐसे नहीं थे। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन थे ये रिकॉम्बिनेंस, ये मेंडल के अकॉर्डिंग था। लेकिन जब मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि 98.7% पेरेंटल है, केवल 1.3 रिकॉम्बिनेंस है, विच वॉज नॉट टेलिंग विद द मेंडल्स लॉ। तो ऐसा ही उसने एक और क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस, दिस वाज हिज फर्स्ट क्रॉस, एंड सेकंड क्रॉस में उसने क्या किया कि व्हाइट एंड मिनिएचर विंग was crossed with yellow body and normal wing. This was the female and this was the male. और यहाँ पे उसने देखा कि he got 60 in F2, he got 62.8% parental and 37.2 recombinant. On basis of this, he gave the conclusion. क्या conclusion दिया उसने? He proved that linkage for yellow body and white eye, जो कि first cross था, was more than the second cross, that is white eye and मिनिएचर विंग। तो लिंकेज, उसने एक लिंकेज का फिनोमिना दिया और उसने कहा कि लिंकेज जो है येलो बॉडी व्हाइट आइड में ज्यादा था। एंड अब आप सोचो कि अगर लिंकेज, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस टाइम पे लिंकेज होता तो उसको वो जो उसको रेशियोज मिले वो उसको नहीं मिलते, वो कॉम्बिनेशन उसको नहीं मिलते। He was lucky that उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए he could do it because they did not show the linked phenomena. अब लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक वो बताती हूँ कि लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज का मतलब है कनेक्टेड। तो जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो सारे जीन्स सेम क्रोमोसोम के होंगे। तो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो लिंक्ड जीन्स है एंड दे फॉर्म अ सिंगल लिंकेज ग्रुप। और ये वाले जो लिंक्ड होंगे दे वुड नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल फाइंड आउट कर पाया था क्योंकि उसको ऐसे जीन्स पे काम नहीं कर रहा था। अगर वो ऐसे जीन्स पे काम कर रहा होता तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाता। अनलिंक्ड जीन्स जब मैं कह रही हूँ तो अनलिंक्ड जीन्स का क्या मतलब है कि दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या दूर प्रेजेंट है, फार प्रेजेंट है, एंड दे शो इंडिपेंडेंट। अब अगर ह्यूमंस में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कह रहे हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर इसमें मुझे लिंकेज ग्रुप बताने हैं तो कितने हुए? 23 हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।